गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो वीडियो लेक्चर। और बच्चों, आज जो आगे जो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपने जो चैप्टर चल रहा है उसमें बहुत धीरे धीरे जितना टाइम मिला उस हिसाब से, तो जो मानव का पाचन तंत्र उसी के अंदर जो आज जो अपन बात करने जा रहे हैं, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्वांगीकरण, एसिमिलेशंस और जो होता है बहिर्सेवन, जो इजेशन, ये दो टॉपिक जो इसमें बच गए हैं जो अपन बात करते हैं। उसके अंदर जो अपन पाचन की क्रियाविधि के अंदर जो अपन पढ़ रहे थे, तो पाचन क्रियाविधि के अंदर बच्चों अपन डिस्कशन की बात करें तो पाचन की क्रियाविधि के सबसे पहले अपन अंतःग्रहण किया था। अंतःग्रहण के अंदर क्या होता है, भोजन को मुख के अंदर लिया गया था, ठीक है, मुख गुहिका के अंदर लिया गया था। और फिर क्या होता है, अंतःग्रहण की बात करें तो पाचन की जो क्रिया स्टार्ट होती है, पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, पाचन क्रिया का पहले मुख गुहिका के अंदर होती है। और मुख गुहिका के अंदर बच्चों पता ही है आपको कि सलाइवा होती है, सलाइवा के अंदर सलाइवरी जो एमाइलेज लारी एमाइलेज जो एंजाइम उपस्थित है वो स्टार्च आंशिक अपघटन करता है। और स्टार्च को आपको पता है माल्टोज और सीमित डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है। और सीमित डेक्स्ट्रिन मतलब जिसमें 3 से 9 ग्लूकोज की यूनिट होती है, और माल्टोज डाइसेक्राइड है, ठीक है। तो ये आंशिक अपघटन इसका जो ग्लूकोज उसका पूर्ण अपघटन नहीं हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं हुआ है। तो पूर्ण अपघटन नहीं हुआ है इसका मतलब आंशिक अपघटन है। इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया थी वो आपके फिर जो आंशिक पचित भोजन है मुख गुहिका से ग्रसनी से ग्रेसिका से होते हुए ये जो होता है, ये भोजन कहाँ जाता है बच्चों, ग्रेसिका से होते हुए जो इसोफेगस ये भोजन आमाशय के अंदर प्रवेश करता है। और आमाशय का जो माध्यम होता है बच्चों आपको पता है अम्लीय माध्यम होता है। तो अम्लीय माध्यम के अंदर क्या होता है, इस एंजाइम की जो एमाइलेज उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन जो और जो एंजाइम होते हैं एक जो बहुत सक्रिय हो जाते हैं, और जैसे पेप्सिनोजन है, ठीक है, और जो एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे जो होंगे वो सक्रिय हो जाएंगे सेल के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो आमाशय के अंदर क्या होता है, अम्लीय माध्यम होता है। तो अम्लीय माध्यम के अंदर बच्चों बहुत सारी क्रियाएं होती है, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, भोजन जो सॉलिड भोजन होता है वो गल जाता है, और जो कुछ एंजाइम होते हैं वो जैसे सक्रिय हो जाते हैं। जैसे आमाशय के अंदर बात करें तो जैसे पेप्सिनोजन है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है, वो एसिड रूप में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन जो होता है उसका आंशिक अपघटन करता है, और प्रोटीन का आंशिक अपघटन किसमें तोड़ता है, प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड के अंदर तोड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से इनका जो होता है, ठीक है, इस प्रकार से इनका आंशिक अपघटन, प्रोटीन का आंशिक अपघटन होता है। और फिर क्या होता है, जो पाचन की जो अगली क्रिया होती है बच्चों, तो पाचन की अगली क्रिया होती है वो कहाँ होती है, छोटी आंत्र के अंदर होती है, ठीक है। मुख गुहिका आमाशय के बाद छोटी आंत्र, और छोटी आंत्र का जो पहला भाग होता है ग्रहणी, उसके अंदर सारी की सारी जो मोस्ट ऑफ द जो पाचन क्रिया होती है जो और जो छोटी आंत्र का जो अन्य भाग होता है, जो बचा हुआ शेष भाग होता है, चाहे जेजुनम की बात करो चाहे इलियम की बात करो, अगर शुद्धांत्र और शुद्धांत्र जो होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो बचे हुए भाग है ये अवशोषण कार्य करते हैं। मतलब छोटी आंत्र का जो प्रथम भाग होता है, प्रथम भाग की बात करें तो आपके जो ग्रहणी होती है ड्यूडेनम, इसके अंदर ही पाचन की जो ऑलमोस्ट जो क्रिया होती है पाचन क्रिया इसी के अंदर होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ही क्या करते हैं, जो ऊपर से जो अम्लीय माध्यम से भोजन आता है, ठीक है, जिसको कायम बोलते हैं, कायम आता है जो अम्लीय होता है, यहाँ पर एक तो श्लेष्मा स्रावित होती है, इसकी जो भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति की कोशिकाओं श्लेष्मा स्राव होती है, बाइकार्बोनेट स्रावित करती है, बूंदर ग्रंथि फैलती है, आपको बताइए, तो वो क्या करती है, इस अम्लीय माध्यम को वापस उदासीन करती है। दूसरी बात यहीं पर क्या होता है कि हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट, हिपेटो मतलब लीवर से आने वाली और पेनक्रियाटिक दोनों मिलकर हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, और वहां पर आके खुलती है। वहां पर एक इंस्पेक्टर पाया जाता है, वापस याद रखो ओडी का इंस्पेक्टर पाया जाता है जो इसको नियमित करता है, ठीक है। इसको जो हिपेटोपेनक्रियाटिक का जो स्त्राव उसको क्या करता है, उसका मैनेज करता है, उसके स्त्राव को रेगुलेट करता है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रक्रिया होती है उसके बाद आपको पता है कि जो सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं, जैसे हम बात करते हैं वसा होती है पित्त लवण के साथ मिलकर उसका वसा का पायसीकरण होता है। पायसीकरण का मतलब बड़ा वसा के अणु होते हैं, छोटे अणु में टूट जाते हैं, उसके चारों ओर जो पित्त लवण होता है वो घेरा बना लेता है, ठीक है, चारों तरफ पित्त लवण होता है वो घेर लेता है। इस प्रकार से जो पायसीकरण वसा का निर्माण होता है। उसके बाद जो बहुत सारे जो एंजाइम में अपन बात करते हैं, ट्रिप्सिन निष्क्रिय होता है, इंटेरोकाइनेज जो होता है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। फिर ट्रिप्सिन जो होता है वो सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं, जो अपन छोटी आंत्र की बात, छोटी आंत्र के अंदर ट्रिप्सिन जो होता है सारे एंजाइम से बात करें, काइमोट्रिप्सिन है जिसको काइमोट्रिप्सिनोजेनस को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और प्रो इलेस्टेस है जिसको इलेस्टेस में सक्रिय रूप में परिवर्तित करता है।
ठीक है। और जैसे प्रोटीओज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड है, उनका जो अपघटन है आगे वो छोटे पॉलीपेप्टाइड में कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ द ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में। जो प्रोटीओज जो ऊपर जो अपघटन आंशिक अपघटन जिसका प्रोटीन का, उनका आगे और अपघटन कर देता है। जो छोटे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है डाइपेप्टाइड से इनमें तोड़ देता है। और छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, फिर जो पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम होता है जो pH 7 पे कार्य करता है, उनको एमिनो एसिड के अंदर तोड़ता है, मतलब उनको सरलतम इकाइयों में तोड़ता है। इस प्रकार से और पाइसिकत वर्षा है वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल उसमें टूट जाती है। और इस प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे अपने बात सुक्रोज, तो सुक्रेज एंजाइम से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। माल्टोज है वो किस में अपन बात करते हैं, तो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में 8.5 pH की उपस्थिति में माल्टोज जो होता है ग्लूकोज की 2 इकाई में टूट जाता है। इस प्रकार से अपन बात करें लैक्टोज है तो ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में टूटता है लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। और पॉलीपेप्टाइड है वो पेप्टाइड एंजाइम की उपस्थिति में जो एमिनो अम्ल होते हैं डाइपेप्टाइड उसके अंदर टूटता है। और डाइपेप्टाइडेज फिर वापस अपन डाइपेप्टाइडेज की उपस्थिति में ये किस में टूट जाता है, एमिनो अम्ल में टूट जाता है। ट्राइग्लिसराइड जो आंतरिक लाइपेज की उपस्थिति में वसा अम्ल और जो 2 मोनोग्लिसराइड है उनके अंदर टूट जाते हैं। मतलब इनका मतलब क्या होता है, पाचन की यहाँ तक जो छोटी आंतर के अंदर बात करें तो छोटी आंतर तक आते आते सारा का सारा पाचन की प्रक्रिया हो जाती है। मतलब जो बड़े अणु छोटे अणु में टूट जाते हैं, जो अवशोषित हो गए अणु है उनमें टूट जाते हैं, मतलब जो अवशोषण योग्य उत्पाद है अंतिम उत्पाद उनमें टूट जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्लूकोज के अंदर टूट गया। दूसरा जो अपन बात करते हैं कि प्रोटीन की बात करें अमीनो एसिड के अंदर टूट गया। और वसा की बात करें तो वसा अम्ल और किसके अंदर टूट गया, ग्लिसरॉल के अंदर टूट गया, मोनोग्लिसराइड के अंदर टूट गया। इस प्रकार अब उनका होता है पाचन का जो बात करते हैं, पाचन के जो पचित भोजन अवशोषण जो चौथा पॉइंट आता है, जो पचित भोजन तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है पचित भोजन अवशोषण। अब पचित भोजन अवशोषण में जो छोटे यूनिट टूटे उनका क्या होता है कि जो अपनी आंत्र से रक्त के अंदर या जो लसिका तंत्र है उसके अंदर पहुंचना, जो स्थानांतरण होना उनका क्या कहता है, अवशोषण कहलाता है। और अवशोषण के अंदर क्या होता है, जितने भी जो पचित भोजन है इनका अवशोषित कर लिया जाता है और रक्त के अंदर भेज दिया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का और एमिनो एसिड का सक्रिय अवशोषण होता है, अभिगमन होता है, जल का होता है, विषण के द्वारा होता है, ठीक है। और जैसे अपन बात करते हैं और जो वसा है तो वसा का ऐसा नहीं होता, वसा का क्या होता है, वसा जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड किसके साथ, पित्त लवण के साथ मिलकर एक जटिल सूक्ष्म जटिल संरचना बना है, इसको मिसेल बोलते हैं। फिर मिसेल जैसे ही संपर्क में आता है रसायन के तो मिसेल का जो बाह्य आवरण जो होता है वो तो हट जाता है, मतलब पित्त लवण वाला आवरण होता है वो हट जाता है और जो फैटी एसिड होता है वो अवशोषित हो जाता है, अवशोषित होकर वो लसिका तंत्र में चला जाता है। जो कोशिका होती है, जो आंतरिक कोशिका होती है, ठीक है, उनके अंदर चला जाता है। कोशिका के अंदर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, वहाँ ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। ट्राइग्लिसराइड के चारों तरफ प्रोटीन का आवरण बनता है, इसको काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। काइलोमाइक्रोन फिर वहाँ से जिसका व्यास 0.1 से 3.5 माइक्रोमीटर का व्यास की जो काइलोमाइक्रोन होता है, फिर वहाँ से काइलोमाइक्रोन जो होता है वो काइलोमाइक्रोन फिर अवशोषित होता है लसिका में, लसिका से फिर जाता है रुधिर शिरा के माध्यम से रक्त प्लाज्मा में चला, रक्त प्लाज्मा में फिर जो लाइपेज एंजाइम होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है, उसको तोड़ देता है वापस वसा अम्ल। और किसके अंदर तोड़ देगा, आपके वसा अम्ल और जो मोनोग्लिसराइड्स होते हैं उनके अंदर तोड़ दे। इस प्रकार से वसा का भी वहां पर स्थानांतरण हो जाता है। अब क्या होता है बच्चों, आगे की जो प्रक्रिया की बात करने जा रहे हैं पर अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है पचित भोजन अवशोषण के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्वांगीकरण, उसके बाद आता है बहिक्षेपण, ठीक है। स्वांगीकरण की बात करें तो स्वांगीकरण में क्या होता है कि जो अवशोषित खाद्य पदार्थ है, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे एमिनो एसिड्स हो, चाहे आपके फैटी एसिड्स हो या मोनोग्लिसराइड्स, जो भी पचित खाद्य पदार्थ है और पचित खाद्य पदार्थ के बाद अवशोषित खाद्य पदार्थ है जिनका रुधिर में पहुंच गए, ठीक है, जो कहाँ पे रक्त प्लाज्मा में पहुंच गए हैं, रक्त में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अवशोषित खाद्य पदार्थ है वो कहाँ पहुंच गए बच्चों, रक्त के अंदर पहुंच गए, ठीक है, वो कहाँ पहुंच गए, रक्त के अंदर पहुंच गए, ओके। कहाँ पहुंच गए बच्चों, रक्त के अंदर पहुंच गए हैं। अवशोषित खाद्य पदार्थ कहाँ पहुंच गए, रक्त के अंदर। फिर ये क्या होते हैं, रुधिर के माध्यम से, रुधिर के द्वारा कहाँ चले जाते हैं, कोशिका में चले जाते हैं। पर ग्लूकोज हो, चाहे वसा हो, चाहे फैटी एसिड्स हो, चाहे एमिनो एसिड, कहाँ चले जाते हैं, फिर रक्त के द्वारा कोशिका में चले, जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। होता यही है
कि अपने शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती है वो कार्य करती है, कार्य के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इन खाद्य पदार्थों से मिलती है, जो अवशोषित जो खाद्य पदार्थ है इनसे ही मिलती है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जो अवशोषित जो खाद्य पदार्थ, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का एसिलिमेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जो अवशोषित जो खाद्य पदार्थ है वो रुधिर के द्वारा, ठीक है, वो रुधिर के द्वारा कहाँ चला जाता है? कोशिका के अंदर चला जाता है, कोशिका में, प्रत्येक सेल के अंदर जाता है, जितनी भी बॉडी के अंदर कोशिका होती है। और कोशिका में क्या होता है, इन खाद्य पदार्थों का क्या विघटन होता है। विघटन से मतलब क्या है, जैसे अपन बात करते हैं जैसे ग्लूकोज चला गया तो ग्लूकोज का फिर विघटन होगा। विघटन कैसे होगा? ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस माध्यम से गुजरेगा, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से गुजरेगा और पाइरूवेट में परिवर्तित होगा। उस टाइम तक क्या होती है? 8 एटीपी जनरेट होती है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 8 एटीपी जनरेट होती है। 8 एटीपी शरीर की विभिन्न क्रियाओं को यूटिलाइज, जो अपने शरीर शारीरिक क्रिया होती है वो करने में उपयोग हो जाती है। ठीक है, इसी को स्वांगीकरण बोलते हैं। फिर क्या होता है, जैसे वसा है तो वसा का बीटा ऑक्सीडेशन जो आपके नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वसा होती है, वसा का विघटन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है उससे भी एटीपी जनरेट होती है। एमिनोमल है उसका विघटन होता है, प्रोटीन है उनका विघटन होता है, फिर उससे ऊर्जा जनरेट होती है। यहाँ पर कहने का मतलब एक चीज और याद है ना, सबसे पहले अपने शरीर के अंदर किसी खाद्य पदार्थ का विघटन या नंबर लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो होती है आप कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज बोलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर के आते हैं वसा, फिर वसा का नंबर लगता है। मान लो किसी की बॉडी के अंदर ग्लूकोज खत्म हो गया है, यदि कोई बंदा लंबे समय तक, यदि कोई बंदा लंबे समय तक मतलब उपहास कर रहा है तो वहां पर ग्लूकोज खत्म, फिर वसा का नंबर लगता है। वसा के डाइजेशन के बाद फिर एमिनो प्रोटीन का नंबर लगता है। प्रोटीन का जब डाइजेशन खत्म आदमी मृत्यु तक हो जाती है। तो इसी श्रेणी में क्या होता है, पदार्थों का जो कोशिका के अंदर जो पदार्थ पहुंचते हैं उनका विघटन होता है, और विघटन से क्या होती है, वो जो ऊर्जा निकलती है। ठीक है, उस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संरक्षित कर लिया जाता है। उस ऊर्जा को क्या कर लिया जाता है? एटीपी के रूप में संरक्षित कर लिया जाता है। उस ऊर्जा को क्या किया जाएगा? एटीपी के रूप में जो होगा वो संरक्षित कर लिया जाएगा एटीपी के रूप में। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस रूप में संरक्षित कर लिया जाएगा। और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपन को तो ये एटीपी का वापस विघटन होता है किसमें? एडीपी प्लस आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, और इस ऊर्जा का अपन वापस उपयोग कर लिया जाता है। मतलब इस बॉन्ड के रूप में ऊर्जा को संरक्षित किया जाता है। एटीपी ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसमें टूटता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटता है। तो ये जो बॉन्ड टूटता है तब ऊर्जा निकलती है, इस बॉन्ड के रूप में ऊर्जा को संचित किया जाता है। मतलब ठीक है, तो इसका जब भी अपन को आवश्यकता होती है, किसी प्रकार की कार्य के लिए आवश्यकता होती है, तो इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, बॉन्ड को तोड़कर क्या ऊर्जा प्राप्त की जाती है और शारीरिक क्रिया संपन्न हो जाती है। इस प्रकार से फिर क्या होता है बच्चों, यदि कोई अतिरिक्त मात्रा, जैसे अपन को मान लो भूख है, अपन 4 रोटी की, अपन 6 रोटी खाते हैं, तो अपनी मान लो एनर्जी की नीड अपन को 4 रोटी की है, या 4 रोटी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है अपन को उतनी आवश्यकता, लेकिन कोई बंदा 6 रोटी खाता है तो उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा कि जैसे अपन ज्यादा डाइट करते हैं, अतिरिक्त भोजन लेते हैं, अतिरिक्त मात्रा में यदि कोई खाद्य पदार्थ जो होता है वो अवशोषित होता है, या खाद्य पदार्थ जो अत्यधिक मात्रा में ज्यादा मतलब अपने यूज हो गया, मान लो 4 रोटी की अपनी जरूरत है, 4 रोटी तो अपन रोज काम करते हैं, उतना ही अपनी एनर्जी चाहिए अपन को, लेकिन 2 रोटी एक्स्ट्रा खा रहे तो वो एनर्जी क्या होता है बच्चों? फिर उसमें क्या होता है, देखो कि जो अतिरिक्त मात्रा होती है जो अवशोषित भोजन की, चाहे ग्लूकोज हो चाहे वसा हो, ठीक है, तो वो क्या होती है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है। ग्लूकोज होता है, आपको पता है संचित भोजन किस में होता है? ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, संचित रहता है, फिर उसको वापस तोड़ के अपन निकाल सकते हैं। मान लो कभी अपन को डाइट नहीं मिलती है तो ऊर्जा अपन को किस मिलेगी, या ज्यादा मात्रा में कभी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फिर ग्लाइकोजन वापस टूटता है ग्लूकोज के अंदर, फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के द्वारा क्या प्राप्त होती है अपन को? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जब आवश्यकता से जब अधिक अपन जो अपने वो अतिरिक्त भोजन अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है, या अतिरिक्त मात्रा में जो अवशोषित होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में, वो क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाएगा। आपको बताइए पादपों के अंदर स्टार्च के रूप में संचित होता है, और जंतु के अंदर किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, उसके बाद यदि वसा है तो वसा भी क्या होता है? वसा के रूप में यदि फैटी एसिड्स है, ठीक है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल वापस हो गया वसा के रूप में संचित हो जाते हैं। ठीक है, संचित किस में होता है? वसा के रूप में ये संचित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया होती है।
और क्या होता है, जैसे संचित पदार्थों की बात करें तो कई बार क्या होता है, शरीर के अंदर अन्य आवश्यक नए पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि का भी संश्लेषण होता है। यकृत इन क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सारी की जो कार्य है, संचय करने की जो कार्य है, विघटन की जो कार्य चल रही है, या संचय करने की कार्य चल रही है, जो एंजाइम का जो एंजाइमेटिक जो क्रिया होती है, सारी की सारी जो इसका जो विशेष रोल होता है वो किसका होता है, यकृत का होता है। यहाँ पर क्या होता है, यकृत की जो भूमिका होती है वो मेन होती है। ठीक है, यकृत की जो भूमिका की बात करें तो वो क्या होती है, मेन होती है। ठीक है, इस प्रकार से यकृत की भूमिका होती है वो मेन होगी, इस प्रकार। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चों, अब ये जो ये ग्लाइकोजन और वसा है, संचित भोजन है, इससे क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो अन्य आवश्यक पदार्थ जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा आदि का भी संश्लेषण वापस से पुनः कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया स्वांगीकरण, एसिलिनेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद होता है बहिक्षेपण। ठीक है, बहिक्षेपण, इजेशन की बात करते हैं तो इजेशन में क्या होता है, जो भोजन का अपचित भाग क्या होता है कि भोजन का जो पचित भाग होता है वो तो अवशोषित हो जाता है। अब इसके बाद जो अपचित भाग है, जो पचता नहीं है, ठीक है, ठीक है, या जो पचने जो पचित अभिक्रिया के बाद जो शेष बचता है, ठीक है, वो क्या होता है, वर्णदांत्र या कोलन में आ जाता है। ठीक, कहाँ पे आता है, भोजन का अपचित भाग वर्णदांत्र में या कोलन में आ जाता है। कहाँ आ जाता है बच्चों, कोलन में आ जाता है। कहाँ पे आ जाएगा, कोलन में आ जाएगा। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें जीवाणु भी होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। बात है कोलन के अंदर, पता है बच्चों आपको, बहुत ज्यादा मात्रा में जीवाणु पाए जाते हैं। कोलन के अंदर बात करें तो कोलन के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाणु पाए जाते हैं। और साथ ही साथ बात करें इसमें सेलुलोज का विघटन होता है, जैसे जो शेष में उपस्थित सेलुलोज का जो अपना अपचित में शेष जो सेलुलोज होता है, ठीक है, उनका भी पाचन होता है। ठीक है, इस प्रकार के, लेकिन सेलुलोज जो होता है अपने अंदर पाचित नहीं होता। ये जो अपन बात की पूरी एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो जंतु वगैरह होते हैं, शेष तो बचा होता है सेलुलोज, उसका पाचन यहीं पे होता है, क्योंकि है ना, इस प्रकार से इस भाग में। इसके बाद नेक्स्ट आता है ये वर्णतंत्र मुख्य कार्य क्या होता है, जल अवशोषण का होता है। जल पर बात करें, वर्णतंत्र मुख्य रूप से अपने एक प्रणाली में पड़ी थी। वर्णतंत्र के अंदर क्या होता है, खनिज लवण और जल का अवशोषण होता है। मुख्य रूप से अपन बात करें तो खनिज लवण और विशेष रूप से बात करें पोटेशियम का। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें वर्णतंत्र के अंदर बात करें या अपन कोलन की बात करें तो कोलन के 3 भाग होते हैं, आपको पता ही है। आरोही भाग होता है, अनुपस्थ भाग होता है, अवरोही भाग होता है। तो इन तीनों भागों में क्या होता है, जल का मुख्य रूप से अपन बात करें, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होता है जो बचे हुए भाग में। इसके अंदर जल और खनिज लवण बहुत ज्यादा अवशोषण होता है। तो पचित जो अपचित जो भाग होता है भोजन का, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्थूल हो जाता है, मतलब ठोस हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से फिर क्या होता है कि इसमें बात करें तो कोलन का अधिकांश जल का अवशोषण हो जाता है तथा खनिज में अवशोषित होते हैं। शेष बचा हुआ जो अपचित भाग है, ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ पर मल का निर्माण होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे जल का अवशोषण, खनिज का अवशोषण से क्या मल का निर्माण होता है। और मल के अंदर क्या होते हैं, मल के अंदर क्या क्या होता है, वो जो अपचित भाग होता है भोजन का। भाई मल की बात करें तो मल के अंदर क्या क्या होता है, अपचित भाग होता है, श्लेष्मा होता है। ठीक है, श्लेष्मा होता है जो म्यूकस के बोलते हैं इसको, जो झिल्ली के द्वारा जो आंतरिक भित्ति है उसके द्वारा स्थित होता है। मर्द उपकला कोशिकाएं होती है ना, अंदर यदि को आंतर की जो लुमेन है, जो आंतरिक हुआ है, उसकी जो कुछ मर्द उपकला कोशिका होती है उनके द्वारा। मर्द जीवाणु, ठीक है, मर्द जीवाणु भी होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं वो मर्द हो जाते हैं, उनको भी यहीं पे पाए जाते हैं। और पित्त वर्ण जो बिलिरुबिन होता है ये। तो मल की बात करें तो मल के अंदर ये चीजें होती है। ठीक है, और फिर यहाँ से जो मल होता है वो कहाँ चला जाता है बच्चों, मलाशय के अंदर चला जाता है। और लगभग 24 घंटे में 2 बार जो मल होता है वो विसर्जित किया जाता है। जब मल मलाशय में धकेला जाता है तब मलाशय की भित्ति संकुचित होकर मल पर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने पर अवरोधनी खुलती है। ठीक है, कि जैसे जैसे क्या होगा, मल का निर्माण होगा तो मल के निर्माण होगा, उसकी भित्ति पर दबाव पड़ेगा, भित्ति के दबाव पड़ने से जो अवरोधनी होती है वो खुलती है, इसलिए मल का निष्कासन या विसर्जन होता है। ठीक है, तो गुदा द्वारा मल द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। मल विसर्जन तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है और ये मल में परिपूर्ण वर्धनांत्र के निचले भाग में उद्दीपन से उत्पन्न प्रतिवर्त अनुक्रिया द्वारा होता है। कि मतलब क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे ये जो कोलन वाला भाग होता है जब मल से भर जाता है तो कोलन वाले भाग के नीचे वाले भाग के अंदर क्या होता है कि प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न होती है। प्रतिवर्ती क्रिया के उत्पन्न से क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वो जो अवरोधनी है वहां तक में से ज्यादा अवरोधनी खुल जाती है, फिर मल का विसर्जन हो जाता है। ठीक है, मलाशय से फिर जब मलाशय की भित्ति पर मल का एक दाब एक निश्चित सीमा तक लगभग 20 mm तक पहुंच जाता है तभी क्या होता है, मल का विसर्जन होता है। कितने mm तक, जो दाब जो होता है
20 mm ऑफ Hg, ठीक है। तब ये दाब जब पर भित्ति के ऊपर डेवलप हो जाए तभी क्या होता है, मल का विसर्जन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ फिर इसके द्वारा क्या होता है, फिर जो बहिक्षेपण इंजेक्शन का मतलब ही क्या होता है, मल को क्या होता है जो मलाशय के द्वारा फिर बाहर निकाल दिया जाता है, मलाशय से फिर मल को बाहर निकाल देता है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, बहिक्षेपण बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, इंजेक्शन बोलते हैं। तो ये यहाँ तक बच्चों अपन ने पॉइंट के लिए अंतःग्रहण किया था, पाचन क्रियाविधि के बाद के अंतःग्रहण किया था, फिर अपन ने पाचन किया था, पाचन के मुख भुवि के अंदर पाचन हुआ, आमाशय के अंदर पाचन हुआ, छोटी आंत्र के अंदर पाचन हुआ, फिर जो पचित भोजन उसका अवशोषण हुआ तीसरे पॉइंट में, चौथे पॉइंट में अपने स्वांगीकरण किया, पांचवें पॉइंट में बहिक्षेपण कर दिया, मतलब पूरी पाचन क्रिया यहाँ तक अपन ने पढ़ चुके हैं। अब आगे की बात बच्चों पढ़ेंगे तो अपन कुपोषण संबंधित जो रोग पढ़ेंगे, आगे की जो अपन जो वीडियो लेक्चर में बात करेंगे उसमें एक वीडियो लेक्चर में अपन कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि अब चैप्टर ये अपना जो कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे एक चैप्टर में अपन कुपोषण और उससे संबंधित जो रोग उनके बारे में पढ़ेंगे। जो कुपोषण संबंधी रोग, जो पाचन संबंधी जो रोग है, उनसे संबंधित जो चीजें होंगी वो अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों आज की जो अपन वीडियो के अंदर स्वांगीकरण और बहिक्षेपण के बारे में देंगे, छोटा सा टॉपिक था लेकिन इसके बारे में कई चीजें कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरत है। पहले क्या पढ़ा था अपने, यहाँ तक कैसे पहुंचे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि इसमें स्वांगीकरण एलिमिनेशन में क्या होता है, इंजेक्शन में क्या होता है, तो बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक है जो देर का आपकी बुक्स के हिसाब से मैंने बताया है। तो यहाँ तक पहुँच गए और अगले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन इसका जो 2 पॉइंट बचे हैं उनका अपन डिस्कशन करके इसका अपन समापन करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना बहुत है बच्चों, है ना, क्योंकि अभी अगला जो टॉपिक है कुपोषण संबंधित रोग है, माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है, वो अगले वीडियो के अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे सारा का सारा उसके, तो है ना, उसको अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, है ना। और उसके बाद जो अगला अपन टॉपिक है वो भी करेंगे। तो इसके आप, मैं उम्मीद करता हूँ इसके आप नोट्स बना लिए होंगे। इसमें एक टेबल तो मैंने आपके साथ डिस्कस की है विटामिन सॉल्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक टेबल जो दे रखी है आपके 22.1 जो है पाचक एंजाइम की क्रियाएं जो है, ठीक है, वो पाचक एंजाइम और क्रियाएं जो अपने थ्योरी के अंदर तो पढ़ी, उसका ही एक टेबल के रूप में ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो वो भी आप नोट्स में अच्छे सुंदर से बना लेना। कोई कई जगह मिसप्रिंट भी उनका भी आप ध्यान रखना, सावधानी से बनाना, थोड़ा दिमाग लगा के। और फिर ये क्यों बड़ा चैप्टर था, थोड़ा काफ़ी बड़ा था और लाइन टू लाइन समझना बहुत जरूरी था अपने लिए, क्योंकि बड़ा चैप्टर और फिर अपन टाइम तक 20 मिनट के अंदर अपन कवर करना, तो इसमें थोड़ा समय अपन लग गया है। अगला जो चैप्टर वो छोटा होगा, ठीक है, तो इसमें अपन बहुत जल्दी समय करेंगे उसको। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए अपन डिस्कस किया है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना बहुत है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।